तो दोस्तों दरअसल बात कुछ ऐसी है, अगर हम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं और उसी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और यदि गलती से मर भी जाए लेकिन मन में उसी का साथ निभाने की इच्छा हो, तो यह कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी पहली कहानी की। दोस्तों मेरा नाम ऋतब्र पाल है और आज मैं आपको अपने पिताजी के साथ घटी कहानी सुनाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यह कहानी मेरे पिताजी के साथ बहुत छोटी सी उम्र में घटी थी। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिताजी गांव में अपने मामा के घर पर रहते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई उन्हीं के घर से की थी। मामा ने उनको पढ़ाया लिखाया था क्योंकि उनके माताजी और पिताजी का निधन हो चुका था। पर यह बात पहले की है। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और आम का सीजन भी था। अलग अलग तरीकों के आम पेड़ों पर लगे हुए थे और लोग भी आमों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन सब लोगों में से मेरे पिताजी भी एक थे जो कई महीनों से आमों का इंतजार कर रहे थे। पर उन्हें कहाँ पता था कि यह आमों का सीजन उन्हें अपनी जिंदगी का एक बड़ा झटका दे देगा। खैर, मेरे पिताजी हर दिन आम तोड़ने जाते थे, परंतु उन दिनों टाइम देखने की कोई सुविधा नहीं होती थी। तो पिताजी नाना जी के टॉयलेट जाने का इंतजार करते और जब नाना जी टॉयलेट करने के बाद बगीचे की तरफ निकल पड़ते तो पिताजी भी उनके पीछे पीछे चले जाते और चुपचाप आम तोड़कर ले आया करते थे। तब पिताजी सोचते थे कि सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे, परंतु टॉयलेट तो इंसान कभी भी किसी भी वक्त जा सकता है। खैर, एक दिन ऐसा ही हुआ। पिताजी हर बार की तरह नाना जी के टॉयलेट जाने के बाद वह आम तोड़ने के लिए गए, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे। पिताजी जब आम के बगीचे में पहुंचे तो वहां बहुत सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आवाज सामने नहीं आ रही थी और ना ही वहां कोई इंसान दिख रहा था। पर उन्होंने सोचा कि यह अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा आम तोड़ लेता हूं। लगता है आज सबसे पहले मैं ही आया हूं। इसके बाद पिताजी अपने काम में लग गए। उन्हें आम तोड़ते तोड़ते बहुत समय हो गया था, तो उन्होंने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और सोचा कोई देख तो नहीं रहा। तो उन्होंने देखा एक और आदमी उन्हीं की तरह आम तोड़ रहा है, पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने आम तोड़ने के काम में लग गए। कुछ देर बाद उनकी आम की थैली पूरी भर गई थी, पर वो इंसान बिना थैली के था और वह आम भी बहुत सारे तोड़ चुका था और पता नहीं वो आम तोड़कर किस में रखे जा रहा था। तो पिताजी थोड़ी देर वहीं रुक गए और वो देखते रहे कि आखिरकार ये इतने सारे आम रख कहाँ रहा है। लेकिन वो आदमी बस लगातार आम तोड़ते ही जा रहा था। जब उस आदमी को देखते देखते देर हो गई तो पिताजी को थोड़ी घबराहट होने लगी और वो वहां से छोड़कर घर आ गए और घर पर आकर चुपचाप सो गए। पिताजी ने कुछ दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बाद एक दिन उन्होंने हिम्मत कर नाना जी को ये सब बताया। लेकिन नाना जी ने उल्टा उन्हें एक चौंका देने वाली बात बता दी। नाना जी ने बताया कि जिस आम के बगीचे में तुम आम तोड़ने गए थे, उस बगीचे के मालिक की मौत कुछ ही हफ्तों पहले हुई है। उसे अपने पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव था। वो अपने पेड़ पौधों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता था। उसे जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था और सबसे खास बात तो यह है कि उसके मरने के बाद उसकी लाश उसी बगीचे में जलाई गई थी। तभी से उस आदमी की आत्मा वहां उस बगीचे का ख्याल रखती है। और जैसा कि तुमने बताया, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे यह आत्मा दिखी है। यह आत्मा पहले भी बहुत लोगों को दिख चुकी है, पर इस आत्मा ने कभी भी किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद मेरे पिताजी उस बगीचे के आसपास भी नहीं गए। पर एक बात है जो मेरे मन में बहुत खटकती है कि उस आत्मा ने उस बगीचे में बिना परमिशन के आम तोड़ने पर भी या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान करने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो बड़े कहते हैं वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं, पर आप और मैं, हम जैसे कई लोग कई बार अपनी ही चलाते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ऐसे ही जिद की एक कहानी। आइए शुरू करते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम मनीष मीना है। मैं राजस्थान के दौसा जिले के हसीरा गांव का रहने वाला हूं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह कहानी मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम राम मनोहर मीना है, उसके साथ घटी थी। ये बात 2017 की है, जब मैं और मेरा दोस्त अपने एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। हमारे गांव से शादी वाला घर 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर था। उस जगह का नाम चौरड़ी था, जहां पर हमको शादी के लिए जाना था। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और दिन रात माहौल गर्म का ही रहता है। एक तरफ गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में तब हमारा भी मन कभी कभी बियर पीने का करता था, क्योंकि गर्मियों में ठंडी बियर पीने में अलग ही सुकून मिलता है। दोस्तों, शादी में जाने से पहले हम लोगों ने यह प्लान कर रखा था कि हम लोग वहां जाकर बियर पियेंगे। तो ठीक बियर की बोतलें हमने रास्ते से ना लेकर वहां पहुंचने के बाद वहीं से लेना ठीक समझा, और हमने वैसा ही किया जो हमने प्लान कर रखा था। हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात के 8:30 बज चुके थे। गांव का इलाका था। उन्होंने शादी की तैयारियां अपने नए मकान में करी थी और बहुत जोरों शोरों से वहां नाच गाना चल रहा था। सब वहां पे शादी में बहुत मजे कर रहे थे और सबके सब वहां अपने आप में बिजी लग रहे थे। हम लोग भी धीरे धीरे सबसे बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे ही बात करते करते रात के 10 बज गए। पता ही नहीं लगा, पर हम अपना प्लान भूले नहीं थे। हम एक दूसरे को इशारा करके वहां से निकल गए। तभी एक रिश्तेदार ने बोला कि बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही रहना। तब हमने उनकी बात ज्यादा गौर ना करते हुए वहां से चले जाना ही ठीक समझा। हम दोनों बातचीत करते करते जा रहे थे। हम लोग घर से थोड़ी दूर पहुंच गए थे। तब मनोहर ने बोला कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने भी उसकी बात मानी और हम लोग थोड़ी और आगे चले गए। थोड़ी दूर आने के बाद हमें लगा कि यह जगह ठीक है, तो हमने अपनी बियर की बोतल निकाली और साथ में ही हमने नमकीन भी रखी थी। हमने तुरंत ही पीना शुरू कर दिया। हमारे पास टोटल 5 बोतल थी। हमें वहां बैठे 1 घंटा हो चुका था और हम उस 1 घंटे में 4 बोतलें खत्म कर चुके थे। मैंने जैसे ही अपनी लास्ट बोतल निकाली और मैं जैसे ही उसे खोल रहा था, तो एकदम से मनोहर ने बोला कि यार, कोई औरत अपनी तरफ आ रही है। वो औरत शादी वाले घर की ओर से आ रही थी। हमें लगा शायद हमें बुलाने आ रही है। हम लोग उस औरत को देख रहे थे। हम उस रास्ते से 50 से 60 मीटर दूर खाली खेत में बैठे हुए थे और आगे का रास्ता खेतों में ही जा रहा था, पर आगे कोई भी मकान नहीं दिख रहा था। वो औरत जैसे ही हमारी तरफ आने लगी तो हम बिल्कुल चुप से हो गए थे और हमने चुपचाप वहां से अपना सामान भी हटा दिया था। इसके बाद दोस्तों, वो औरत ने हमें देखा या नहीं यह हमें पता नहीं, पर वो औरत बस चलते ही जा रही थी। वो उसी रास्ते पर हमसे भी आगे बढ़ चुकी थी। हमने सोचा कि शायद उसका आगे घर होगा, इसलिए वो वहां जा रही होगी। दोस्तों, उसी वक्त मेरी नजर एकदम से घड़ी पर पड़ी। उस समय रात के 11:40 हो रहे थे, पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि आगे कोई घर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो फिर वो कहाँ जा रही है। इसी के चलते तुरंत मनोहर ने बोला कि उस औरत के पीछे चलते हैं। फिलहाल उसको मैंने मना कर दिया था। फिर उसने मुझसे बोला कि कुछ नहीं होगा, तू चल तो सही। आखिरकार वो मुझे ले ही गया। इसके बाद हम दोनों उस औरत का पीछा करने लगे। वो हमसे थोड़ी ही दूरी पर थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगने लगा कि उस औरत को हमारा पता लग गया है, क्योंकि वो अपने पैर बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही थी। पर पूरे रास्ते उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वो चलती ही रही। तब मैंने मनोहर से कहा कि यार, रहने दे, अपन चलते हैं, जाने दे उसको, पता नहीं कौन है। पर वो मेरी बात बिल्कुल नहीं माना और हम उसके पीछे पीछे चलते गए। मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि अगर ये औरत कहीं सुसाइड करने जा रही होगी तो हम बिना मतलब के फंस जाएंगे। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में भूत प्रेतों का ख्याल बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम लोग करीबन 400 से 500 मीटर आगे आ चुके थे और रास्ता बहुत अजीब सा था। रास्ते के साइड में 6 से 7 फीट की कच्ची दीवारें थी, लेकिन हम इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस औरत के पीछे पीछे चलते गए। अब हम 250 मीटर और आगे आ चुके थे। अब रास्ता सीधा ना होकर मुड़ने वाला रास्ता था। वो औरत सीधे हाथ की तरफ मुड़ गई थी
हमसे वो करीब 20 मीटर की दूरी पर थी। हम लोग थोड़ा और आगे गए तो अचानक से वह औरत गायब हो गई। हमने इधर उधर देखा तो वो हमें कहीं दिखी ही नहीं। हम दोनों का दिमाग उस टाइम पर चल नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलकर हमारे सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ठीक नीचे एक कुआं था जिसमें से हमें चमगादड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था। तो मैंने मनोहर से बोला कि यार अब बहुत हो गया, अब हम वापस चलते हैं। मनोहर ने कहा ठीक है चल वापस चलते हैं। मैंने उसे धीरे से कहा कि तू बस भागना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग वहां से मुड़े और घर की तरफ आने लगे। हमें चलते चलते ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारे ठीक पीछे पीछे आ रहा है। हमने पीछे मुड़ना ठीक नहीं समझा तो हमने एक दूसरे को बताया। तो मनोहर ने मुझसे बोला कि अपनी जेब से दोनों सिगरेट निकाल और दोनों को जला दे। मैंने दोनों सिगरेट जलाकर उसे दे दी, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं बहुत घबरा गया था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बस मन में भगवान को याद कर रहा था। हम लोगों ने वो मिट्टी की कच्ची दीवार वाला रास्ता खत्म कर दिया था, पर अब आगे का रास्ता सीधा सीधा था और अगल बगल में खेत थे। हम लोग आगे की तरफ चलते रहे, पर हमने वो सिगरेट खत्म होने नहीं दी। हम दोनों को बहुत डर लग रहा था। हम दोनों मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे जिससे कि हमारा डर कम हो, पर डर हमें उतना ही लग रहा था। हम दोनों जल्दी जल्दी अपना पैर बढ़ा रहे थे। बस हमने काफी हद तक रास्ता पार कर लिया था। हमारे मन में एक उम्मीद की किरण जल रही थी। चलते चलते हम वहां आ चुके थे जहां हम पहले बैठे हुए थे और अब हम घर के काफी नजदीक थे। पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तभी अचानक से एक आवाज आई कि आज तो निकल गए रे हाथ से। यह आवाज सुनकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागकर घर पहुंच गए। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे और हमारी सांसें बहुत तेज चल रही थी। हम दोनों अकेले एक कमरे में जाकर बैठ गए। हम दोनों ने यह बात उस दिन किसी को नहीं बताई और अगले ही दिन हम मॉर्निंग में अपने घर आ गए। हमने 4 या 5 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। जब हमें सब कुछ ठीक लगने लगा तब हमने ये बात अपने दोस्तों को बताई। इस घटना के बारे में बताने के बाद यकीन मानिए अब वो क्या था वो हमें नहीं पता, पर यकीन मानिए दोस्तों वो हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों कभी कभार हमारी एक छोटी सी गलती एक बड़ी मुसीबत को खड़ा कर देती है जिससे लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और कभी कभार हमें उससे हारना पड़ता है। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आज़ाद है और मैं लखनऊ के काशीराम कॉलेज का रहने वाला हूँ। तो ये कहानी मेरे बाबा के साथ घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब हमने अपने पुराने घर जो राजेंद्र नगर में था वहां से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। हम सब अपने नए घर में काफी खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमें नए घर में आए 8 महीने हो गए थे, पर हमें पता नहीं चला कि कब हमें 8 महीने पूरे हो गए। साथ ही हमें यह पता नहीं था कि आगे के आने वाले दिन हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। हम सब खुशी से अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन अचानक से बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप कर उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयां दी, पर उन दवाइयों से भी बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब बाबा की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो मेरे पिताजी ने एक तांत्रिक को बुलाया। दोस्तों इसके बाद हमें पता चला कि यह कोई बीमारी नहीं थी बल्कि बाबा के पीछे एक प्रेत आत्मा का साया था। जब तांत्रिक ने उस आत्मा से बात की तो पता चला कि जब हम लोग इस नए घर में शिफ्ट हो रहे थे तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे बाबा ने वॉशरूम की थी और उसी पेड़ पर उस आत्मा का निवास था। इसी कारण उसने बाबा के शरीर में प्रवेश किया। वो आत्मा इतनी ताकतवर थी कि तांत्रिक के उपाय भी उस पर काम नहीं कर रहे थे। तब बाबा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बाबा को उनके पास कई लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेड से खड़े नहीं हो पा रहे थे और एक दिन बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बाबा की मृत्यु के बाद से
पिताजी ने घर में पूजा पाठ करवाई और यकीन मानिए उस दिन से अब तक हमारे घर में सब कुछ कुशल मंगल है। आइए दोस्तों अंत करें अपनी आखिरी कहानी से। दोस्तों मेरा नाम एंजलीना है और मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ। ये किस्सा जो आज आप सुनेंगे वो तकरीबन 5 साल पहले का है और यह घटना मेरे भैया के साथ घटी थी। उस वक्त वो टीचर का एग्जाम देने के लिए मुंबई गए हुए थे और उन्हें वहां से निकलने में रात हो गई थी। वो अकेले थे तो ट्रेन में भी टाइम पास करने के लिए कोई नहीं था, तो ऐसे में अकेला इंसान क्या करे, यही सोचकर वो बाहर की तरफ देख रहे थे। बाहर अंधेरा था तो कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। उस वक्त वो ट्रेन जिस गांव से गुजर रही थी वहां की लाइट नहीं थी, तो लोगों के घरों से जलती मोमबत्ती और लालटेन की लौ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत सा मालूम दिखाई पड़ रहा था, पर कहते हैं ना कि क्या पता खुशी के ये पल कब गम में बदल जाएंगे। बस फिर क्या था, ट्रेन चलती रही और भैया की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के ठीक नीचे एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। वो रोशनी कुछ अलग थी, जबकि वहां पर लाइट का कोई साधन नहीं था। साथ ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़े हुई थी, लेकिन ये क्या, वो स्पॉटलाइट तो पीछे रह गई, पर उस हल्की रोशनी में उन्हें एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। इसके बावजूद उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बैग से अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उनका मन फिर से बाहर देखने को हुआ और उन्होंने जैसे ही बाहर देखा तो ये क्या, वही लड़का ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। भैया हैरान थे, वो सोच ही रहे थे कि इतने में वो लड़का उनकी खिड़की के पास आकर भागने लगा और लगातार बस उन्हें ही देखता जा रहा था। भैया बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जब आंख खुली तो वो अपने स्टेशन पर थे। तो दोस्तों देखा आपने, हो सकता है कि उस वक्त शायद उन्हें नींद आ गई होगी या फिर वो एक सपना ही था, पर वो स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा वो तो होश में दिखाई दिया था। दोस्तों जो भी हो, वैसे वो एक तरह का छलावा ही था। और दोस्तों जब बात छलावे की आती है तो किससे गिनाए नहीं गिनते। दोस्तों ऐसे ही आदित्य रॉय की कहानी है। ये कहानी बागपत की है। ये कहानी उनके मामा के घर की है। जब उनका भाई खेतों में पानी चलाने जाता था, एक दिन आदित्य को अकेले ही पानी चलाने के लिए जाना पड़ा। तो आदित्य देखता है कि वहां ट्यूबवेल पे एक आदमी खड़ा था। तो उसने बोला कि कौन है। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर गई तो उसके पैर उल्टे थे। ये देख आदित्य वहां से भाग निकला। हालांकि उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ और वो घर भी ठीक ठाक पहुंच गया, पर उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसकी ये हालत देख एक बाबा को बुलाया गया। तो बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से उसे ठीक किया। उनका कहना है कि इस बात को 4 साल हो गए हैं। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड।